चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम चालू करते हैं अपना अगला वीडियो। निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मनीष मिश्रा और इतिहास की सीरीज़ को हम लगातार चला रहे हैं। और कल के वीडियो में हमने लगभग सल्तनत काल का जो टॉपिक था वो पूरा समाप्त कर दिया। सल्तनत काल में जितने भी वंश थे, जिसमें से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी, इन पांचों वंश के बारे में हमने बढ़िया तरीके से देखा और जो बेसिक फैक्ट थे वो सभी चीज़ें हमने लगभग पढ़ ली। आज के इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम सल्तनत कालीन जो इतिहास था उसकी शासन व्यवस्था के बारे में देखने वाले हैं। तो इस शासन व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है, जो बेसिक फैक्ट्स हैं, वो सिंपल, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है जिसके बारे में हम आपको लगभग बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। सबसे पहले इसमें पॉइंट आप देखिएगा, ये जो पॉइंट्स हैं ये महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। कई बार एग्ज़ाम में मैंने देखा है, जैसे पिछले 2 साल पहले मैंने यूपी पीसीएस का जो है पेपर दिया था। उस यूपी पीसीएस में ऐसे ही केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में लगभग कुछ ऐसे नाम पूछे गए थे कि ये अधिकारी क्या कहलाता था, इस अधिकारी को क्या कहते थे। ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन यदि आप उसे पढ़ेंगे नहीं तो आपके लिए कठिन। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट में। तो सबसे पहले जो है हम देख रहे हैं इसमें कौन सा, कि पहला पॉइंट है कि केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था, आपका सुल्तान कहलाता था। सल्तनत काल में जितने भी राजा हुए हैं, ध्यान रखिएगा आपको, वो सभी राजा को हम किस नाम से जानते थे, सुल्तान के नाम से जानते थे। ये देखिए, ये केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया कहलाता था वो सुल्तान कहलाता था। फिर इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि बलबन एवं अलाउद्दीन के समय में अमीर प्रभावहीन हो गया। मैंने आपको बताया था कि बलबन और अलाउद्दीन ने अमीरों से क्या कर ली थी, सभी ज़मीनें छीन ली थी और छीन करके अपने अधिकार में ले ली थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन्होंने क्या किया था, उन अमीरों की ज़मीनों को वापस कर दिया था। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। यानी कि लोदी वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पे था, क्योंकि लोदी वंश ने भी अमीरों की ज़मीन को वापस कर दिया था। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मंत्रिपरिषद किस नाम से जानी जाती थी, आपका मजलिस ए खलवत के नाम से जानी जाती थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है मजलिस एक खास में मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी। यानी कि मजलिस एक खलवत एक मंत्रिपरिषद थी। जैसे हमारे यहाँ पे जो मीटिंग का हॉल होता है, तो उस मीटिंग का हॉल उस समय पे जो मंत्रिपरिषद का हॉल होता था उसको हम मजलिस खास कहा जाता था, मजलिस खास कहते थे। जैसे आज भी कैबिनेट की जो बैठक होती है वो दिल्ली में होती है, तो पीएम भवन में अगर देखें तो जो पीएम ऑफिस होता है वहाँ पे होती है। इसी प्रकार से उनका जो मजलिस एक खलवत का जो हॉल होता था उसे मजलिस एक खास के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है बार ए खास। ये क्या कहलाता था, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। यानी कि जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो बार ए खास में जाया करते थे। अगला जो पॉइंट है बार ए आजम। सुल्तान का राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। यानी कि सुल्तान के जो राजकीय कार्य होते थे, जैसे आज भी हमारे यहाँ पे जो पीएम वगैरह के राजकीय कार्य होते हैं वो जो आपके सचिव वगैरह होते हैं वो पूरा करते हैं। इसी प्रकार से बार आजम था जो कि सुल्तान के राजकीय कार्यों को पूरा करता था। अगले पॉइंट पे आते हैं मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। पहला वजीर। वजीर कौन होता था, प्रधानमंत्री कहलाता था और ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। यानी कि जिसमें जो भी पैसा वगैरह आता था, राजस्व विभाग, वो टैक्स वगैरह जो मिलता था उसका प्रमुख कौन होता था, वजीर होता था, प्रधानमंत्री जिसको हम कहते हैं। दूसरा मुशर्रिफ है मुमालिक। ये महालेखाकार होता था। जैसे भारत में आज भी कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसी प्रकार से मुशर्रिफ मुमालिक था जो प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। तीसरा था मजूम आदर। तो मजूम आदर कौन था, उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। जैसे कई लोग राजाओं से उधार वगैरह ले लिया करते थे या राजकोष से उधार लेते थे, तो उन सब का हिसाब कौन रखता था, मजमू आदर। ठीक है ना। इसके बाद देखिए खजीन कौन था, तो कोषाध्यक्ष था, खजांची जिसको कहते थे अपन, कोषाध्यक्ष कहलाता था। इसके बाद आरिज ए मुमालिक।
आरिज ममालिक कौन था? तो दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का एक प्रमुख अधिकारी होता था, जिसे आरिज ममालिक के नाम से जानते थे। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है सब उस सुदूर। ये सब उस सुदूर एक मंत्रिपरिषद था, विभाग था। ये कौन सा विभाग था? तो समझिए धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। जो अधिकारी होता था धर्म विभाग और दान विभाग का, उसे सब उस सुदूर के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है काजी उलू कजात। ये कौन था? तो सुल्तान के बाद जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वैसे काजी उलू कजात होता था उस समय पे। यानी कि राजा के बाद, जैसे राष्ट्रपति के बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, इसी प्रकार से सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? काजी उलू कजात। फिर है बारिद ए मुमालिक। तो बारिद ए मुमालिक कौन था? तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। इसको नियुक्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में गुप्तचरी विभाग की स्थापना हुई थी, तो उसमें जो गुप्तचर को नियुक्त किया गया था उसका नाम था बारिद ए मुमालिक। अगले पॉइंट में आ जाते हैं। अगले पॉइंट में जो है हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो वकील ए दर। एक मिनट दोस्तों। तो वकील ए दर कौन था? तो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था वकील ए दर। तो ध्यान रखेंगे सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेवाएं होती थी, जो पर्टिकुलर उसकी पर्सनल सेवाएं होती थी, सर्विसेज होती थी, उन सब की देखभाल का काम किसका होता था? वकील ए दर का। अगला जो पॉइंट है वो दीवान ए खैरात, दान विभाग। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था और इसमें गरीबों को क्या किया करता था? खूब दान किया करता था ये। दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान क्या था? दास विभाग था। इसमें बताया तो मैंने 1,80,000 उसके समय में दासों की संख्या थी, तो बंदियों की व्यवस्था के लिए इसने दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। अगला जो पॉइंट आता है दीवान इस्तिहाक, पेंशन विभाग। यानी कि जो भी राज दरबार में कार्य किया करते थे, जब वो रिटायर हो जाते थे अपनी आयु पूरी करने के पश्चात, तो उस समय पे क्या होता था, यानी कि जैसे ही उनकी सेवा समाप्त होती थी उसके लिए पेंशन विभाग एक खोला गया था, जिसे दीवान इस्तिहाक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इन्हीं विभाग की स्थापना किसने किसने की थी। देखिए सबसे पहले एक आता है दीवान मुस्तखराज। ये वित्त विभाग था, इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद दीवान कोही कृषि विभाग था, मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसने कृषि विभाग की स्थापना अमीर कोही या दीवान कोही के नाम से की थी। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद दीवान अर्ज, ये एक सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना किसने की थी? आपका बलबन ने की थी। इसके बाद आता है आपका दीवान बंदगान, इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। अभी मैंने बताया इसका। दीवान खैरात दान विभाग था, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। दीवान इस्तिहाक, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी, पेंशन विभाग की स्थापना। इस तरीके से ये पॉइंट आपको याद रखना। अगला देखते हैं दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। मैंने मुगल काल में बताया था कि सबसे ज़्यादा सूबों की संख्या किसके शासनकाल में रही है? तो औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या लगभग 20 थी। तो सूबा किसे कहा जाता था? प्रांत को कहा जाता था। इसके बाद देखिए यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता है। जो प्रांत के शासक हुआ करते थे उनको या तो नायब कहा जाता था, या वली कहा जाता था, या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था, या मुफ्ती कहा जाता था। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो कहा जाता है इक्ताओं को सिकों। सिकों किसे कहते थे दोस्तों? तो सिकों कहा जाता था जिलों को। सिकों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो जिलेदार होता था, जो जिले का प्रथम अधिकारी होता था सिकदार होता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, कलेक्टर होता है जिले का प्रथम अधिकारी, इसी प्रकार से ये सिकदार कलेक्टर के बराबर का पद आप मान सकते हैं उसको, जो एक सैनिक अधिकारी था। ठीक है। राजस्व कर, यानी कौन कौन से राजस्व कर जो है आपके सल्तनत काल में लगाए गए हैं, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एक कर था जिसका नाम था उस्र। ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, यानी कि मुसलमानों की जो ज़मीन थी उन पर जो टैक्स लगाया जाता था वो उस्र के नाम से जाना जाता था। दूसरा खराज, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, यानी कि जो हिंदुओं से, यहाँ गैर मुसलमानों से मतलब हिंदू से है, तो खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था ये भूमि का टैक्स। जकात क्या था? तो मुसलमानों पर धार्मिक कर, यानी कि संपत्ति का जो 40वां हिस्सा हुआ करता था वो आपका जकात मुसलमानों से लिया जाता था जब वो तीर्थ यात्रा में जाते थे। जजिया, हिंदू जब तीर्थ यात्रा में जाते थे तो उनसे जजिया कर लिया जाता था, तो ये आपको याद रखना। अगला नोट सुन लीजिए। खम्स, खम्स क्या था? खम्स भी एक टैक्स था। खराज खुम्स मैंने आपको फिरोज शाह तुगलक के समय में बताया है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में।
तो ध्यान दीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग या जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु बाद में क्या हुआ, परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं रखा, बाकी 1/5 हिस्सा बाकी को दे दिया। यानी कि सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है सुल्तान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा नहीं किया, उसने कहा मैं केवल एक हिस्सा लूँगा, बाकी सभी उन्हें बांट दिया जाए। अगला पॉइंट है, सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। लोदी वंश में बहलोल लोदी का जो बेटा था सिकंदर लोदी, उसने गड़े हुए खजाने में से जो भी गड़ा हुआ खजाना प्राप्त होता था उससे कभी कोई भी पैसा उसने नहीं लिया या हिस्सा नहीं लिया। सिकों यानी जिलों को परगनों में विभाजित किया गया था। जिले की जो छोटी इकाई थी वो परगना कहलाती थी। आमिल जो व्यक्ति होता था, आमिल एक अधिकारी होता था, परगने का मुख्य अधिकारी था। ठीक है ना, परगना यानी छोटी इकाई। जैसे जिला कई कस्बों में डिवाइड होता था, परगना जिसको हम कहते थे, उस परगने का अधिकारी क्या कहलाता था, आमिल कहलाता था। ध्यान रखेंगे, आमिल इसका मुख्य अधिकारी था। तथा मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। इन परगनों पर जो लगान या टैक्स लगाया जाता था उसको तय कौन करता था, निश्चित कौन करता था, तो मुशरिफ करता था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। अगला पॉइंट देखिए, एक शहर या 100 गाँव के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। यानी कि लगभग एक बड़ा शहर देखिए बड़ा होता है, या फिर 100 गाँव को मिलाकर के जो एरिया होता था उसकी जो देखभाल करने का जिम्मा सौंपा गया था वो अमीर ए सदा को सौंपा गया था, जो कि एक अधिकारी था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। जैसे आपने सुना होगा गांव सबसे छोटी इकाई थी, उस समय भी यही था। सुल्तान, अगला है कि सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। जो स्थायी सेना परमानेंट जो उनका सेना होता था, सेना होती थी, उसको खास खेल कहा जाता था। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। यानी कि ये क्या थी दशमलव प्रणाली, अभी अपन चर्चा करेंगे। एक टेबल मैंने बनाई है, टेबल के पास में ही अपन देखेंगे किस तरीके से ये दशमलव प्रणाली थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक या अर्राद कहा जाता था। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा, महत्वपूर्ण लग रहा है, परीक्षा में आने की संभावना इसकी बनती। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्तेदारी व्यवस्था किसने चालू की थी, तो आपको पता है कि इल्तुतमिश ने चालू की थी। इल्तुतमिश द्वारा चालू की गई इक्तादारी व्यवस्था को किसने समाप्त किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके चाचा का बेटा था, राजा बना, तो उसने क्या किया, वापस से उस इक्तदारी व्यवस्था को चालू किया। इसके बाद देखिए, सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, तुर्की में, अरब में, रूस में यहाँ पे अच्छे घोड़ों की नस्ल पाई जाती थी उस समय पे, और आज भी पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो है प्रमुख अच्छी नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। क्यों, क्योंकि देखिए बंगाल में हाथियों का, ये कह सकते हैं कि वहाँ पे उस समय पे हाथियों का जो जन्म था या जन्म के साथ साथ जो नस्लें थी वो अच्छी मानी जाती थी, इसलिए हाथी को मुख्यतः कहाँ से मंगाया जाता था, बंगाल से। अगला पॉइंट देखिए, सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। यानी कि ये सभी कानून शरीयत, कुरान यानी कुरान से निकले हुए जो नियम कहलाते थे वो शरीयत कहलाते थे, एवं हदीस कहलाते थे। उन्हीं पर पूरा कानून जो है लागू होता था। अगला पॉइंट देखिए, मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास। ये चारों स्रोत माने जाते हैं मुस्लिम के, जो कि उनके पीछे प्रमुख ग्रंथों में से जुड़े हुए। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। यानी कि ये एक डेट हुआ करती थी कि भाई इस दिन सुल्तान क्या है कि अगर किसी को समस्या है तो न्याय करने के लिए उपस्थित होंगे। अगला पॉइंट है कि सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। यानी कि जो आपका लगान निर्धारित करने वाली जो मिश्रित प्रणाली होती थी मुक्ताई के नाम से जानी जाती थी। अगला पॉइंट देखिए, भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। यानी कि जैसे किसी को भूमि है
उसकी पहले नाप हो गई, उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर उसको क्षेत्र दे दिया गया, तो उस पर जो लगान लगाया जाता था उसे मसाहत कहते थे। ठीक है। जो अगला पॉइंट है, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए, पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे। जो केंद्र सरकार होती थी उस समय, सुल्तान के अंडर में जो जमीन होती थी उसको खालसा के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट देखिए, अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। तो मैंने आपको बताया था खालसा भूमि क्या थी। तो खालसा भूमि देखिए, ये जो सुल्तान के अंडर में रहती थी, या केंद्र के अधीन होती थी, जिसको कोई भी हड़प नहीं सकता था, ना ही ले सकता था। अगला पॉइंट है कि देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में इस प्रसिद्ध था। अब आपको ध्यान रखना है कि देवल जो है वो आप बताएंगे कि देवल कहाँ स्थित है, किसे जो है सल्तनत काल में किस स्थान को जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में माना गया है। तो देवल को माना गया। देवल कहाँ स्थित है ये आप कमेंट करके बताइए। अब देखिए, ये जो दशमलव प्रणाली थी ना, जो मैंने अभी बताई थी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये कि मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव जो प्रणाली थी सल्तनत कालीन में सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। तो वो क्या था, तो ये था आपका 10 अश्वारोही मिलकर के एक सर एक खेल कहलाते थे। 10 सर एक खेल एक सिपह सलार कहलाता था। 10 सिपह सलार एक अमीर कहलाता था। 10 अमीर आपके एक मलिक कहलाते थे, और 10 मलिक मिलकर के एक खान कहलाते थे। ये उनकी मंगोलों की दशमलव प्रणाली थी, जो कि सल्तनत काल में भी सैनिकों की व्यवस्था के लिए काम आई। ठीक है। अगले बात देखिए, स्थान, जो प्रसिद्ध स्थान है और उनकी प्रसिद्धि के कारण ये कुछ स्थान हमें प्राप्त हुए हैं वहाँ से, तो इन्हें आप ध्यान रखिए। पहला स्थान है सरस्वती। किस लिए, ये सभी आपको एरिया नेट में सर्च करने हैं, और कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित था। आगरा और बनारस को छोड़ करके ये 3 बाकी के जो क्षेत्र हैं वो आपको बताने। सरस्वती किस लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ पे अच्छी किस्म का चावल हुआ करता था। अनहीवाड़ा कहाँ स्थित था ये आप बताएंगे। अनहीवाड़ा का जो प्रसिद्धि का कारण था वो इसलिए था क्योंकि व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में ये उभर के आता है। सतगांव किस लिए प्रसिद्ध था, तो रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बनारस सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए, जड़ाऊ काम जो होते थे वो बनारस में हुआ करते थे, इसलिए प्रसिद्ध था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सल्तनत काल के शासन की व्यवस्था को देखा। तो आज के इस वीडियो में लगभग जो सल्तनत काल से जुड़ी हुई प्रमुख चीज़ें थी वो हमने समाप्त कर दी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः एक नई वीडियो के साथ, और वो वीडियो क्या होगा वो कल ही अपन जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए नमस्कार।